हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड फ्रॉम द एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑफ द ओलंपियाड्स। हम आज अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल डिवीजन और पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से दैट आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एक्सपेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑफ द ओलंपियाड्स ओनली। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेल डिवीजन। सेल साइकिल जो है उसको हमने डिवाइड कर लिया। सेल जो साइकिल है उसको हमने इस तरीके से बोला था कि पहले तो ग्रोथ होगी, ठीक है, और उसके बाद में डिवीजन होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी जो है ग्रोथ होती है, फिर डिवीजन होता है, ठीक है, सेल का, ठीक है। इस तरीके से सेल साइकिल चल रही थी। अभी सेल साइकिल को हमने कुछ फेजेस में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। चलिए जल्दी से उन पार्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रही है सेल के फेजेस, डिफरेंट सेल साइकिल के फेजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फेजेस हैं? हमारे पास है G1 फेज, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास में S फेज, G2 फेज एंड देन लास्टली द माइटोटिक फेज, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 फेजेस है, ठीक है। कौन कौन से फेजेस हैं? G1, S एंड G2 फेज। अदर देन दैट वी आर हैविंग द माइटोटिक फेज। अब देख लेते हैं यहाँ पर ईच फेज में क्या हो रहा है। तो जब हम G1 फेज की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। ये वाला जो फेज है, ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखता है सिंथेसिस ऑफ मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस, मेनी ऑफ द सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई मिलेगी, ठीक है, किसमें? G1 फेज में। उसके बाद में आएगा हमारे पास में सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज इज अ फेज व्हिच इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर हमारा एस फेज जिसे आप बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारा डीएनए जो है वो सिंथेसिस होता है। डीएनए सिंथेसिस क्यों होगा बच्चे? जब भी सेल डिवाइड करना है तो सेल को ये पक्का पता है कि उसको जेनेटिक मटेरियल 2 सेल के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने से पहले वो अमाउंट बढ़ाएगा तो सही, अपनी एक कॉपी तो बनाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन तो होना ही है, तो वो यहाँ पर होगा, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का सिंथेसिस इस फेज के अंदर होता है। रेप्लिकेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, जिससे वो अपनी खुद की कॉपी बनाता है, और क्योंकि वो रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, उस फेज को हम क्या बोल रहे हैं? एस फेज बोल रहे हैं, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बाकी बची हुई प्रिपरेशन जो भी रह जाती है सेल डिवीजन के लिए, वो कंप्लीट होंगी हमारी G2 फेज के अंदर। तो ये भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, है ना। फाइनल प्रिपरेशन होगी, बहुत ज्यादा आपकी एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर। मोस्टली आपकी जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल प्रिपरेशन जो है आपकी, है ना, वो हमारी सारी की सारी G2 फेज में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब सेल ने कंप्लीट तैयारी कर ली है डिवीजन फेज में एंटर करने के लिए, तो फिर हमारे पास में लास्ट आ जाता है माइटोटिक फेज, जिसमें हमारा जो है सेल डिवाइड करता है। तो माइटोसिस है पहला, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में हमारा जो सेल है बच्चे, उसका जो डीएनए है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करेगा, और फाइनली, है ना, क्या होगा? डिवीजन ऑफ द सेल, ठीक है। तो माइटोसिस में एक्चुअली क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियस जो है 2 अलग अलग बनेंगे, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वो माइटोसिस में होगा, तो हमारा सेपरेशन हो जाता है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, और उसके बाद में हमारा सेल डिवाइड करता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये सारे फेजेस हमारे होते हैं सेल साइकिल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में 2 डॉटर सेल बन जाती है। माइटोसिस आपने पढ़ा हुआ है, जब भी हमारा माइटोसिस हो रहा है तो आपकी कितनी सेल्स बनेंगी? 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारा माइटोसिस फेज है। उसके अलावा हमारा G1, S और G2 फेज जो है, ठीक है, जो हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेल साइकिल को ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन कौन से फेजेस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं G1 प्लस S प्लस G2, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक पर्टिकुलर टर्म से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं इंटरफेज, ठीक है। तो इंटरफेज में कौन कौन इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है G1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज, ठीक है, ये याद रखना। और ये 90% जो है आपका सेल साइकिल का, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। 90% जो है वो इंटरफेज होता है, बाकी का आपका 10% के अंदर आपका डिवीजन फेज, या जिसको आप माइटोटिक फेज बोल रहे हैं, वो कंप्लीट होने वाला है। आई होप ये पॉइंट सबको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम जल्दी से फेजेस ऑफ सेल साइकिल को देख लेते हैं। तो हमने देखा 90% जो है हमारा सेल साइकिल का, वो स्पेंड हो रहा है इंटरफेज में, है ना। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 3 मेजर फेजेस आ गए। G1 फेज आ गया, उसके बाद में S फेज आ गया, और G2 फेज आ गया, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोल रहे थे इंटरफेज। तो इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी सेल साइकिल का, है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल कौन सा फेज है हमारा, तो हमारा कौन सा फेज हो जाएगा? वो है इंटरफेज सेल साइकिल में, नॉट द डिवीजन फेज। अभी डिवीजन फेज की बात नहीं करेंगे, डिवीजन फेज में भी डिफरेंट फेजेस है, वहाँ पे भी एक लॉन्गेस्ट होता है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट याद रखना आपको, कौन सा होने वाला है? इंटरफेज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जब हमारा सेल इंटरफेज के अंदर होता है और डिवीजन नहीं कर रहा होता है, ठीक है, तब क्रोमैटिन जो है वो प्रेजेंट रहेगा हमारे डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। वहां पर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में, ना कि कंडेंस्ड क्रोमोसोम की फॉर्म में। क्योंकि जब भी हमारा डीएनए डिवीजन के फेज में जाएगी सेल, तब वहां पर कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि हमारा जो डीएनए है, जो कि नॉर्मली क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो फॉर्मेशन करेगा क्रोमोसोम की, ठीक है। अदरवाइज जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में है, यानी कि सेल इंटरफेज के अंदर है, तब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा और हमेशा क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो जब भी अगर हमें किसी भी क्रोमोसोम की शेप को देखनी है, तो हमें कहाँ पर देखना पड़ेगा सेल को? जब सेल डिवीजन कर रही हो, ऐसी स्टेट में हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे, तभी हमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। अदरवाइज हमें क्रोमोसोम नहीं विजिबल होने वाले हैं। क्या विजिबल होगा? क्रोमैटिन मटेरियल।
मटेरियल ही होगा। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई सबको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि कहता है कि सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम जो हमारा एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा सेल ऑर्गेनल है विदाउट अ मेम्ब्रेन, ठीक है, इज गोइंग टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑफ द सेंट्रियोल्स व्हिच कैन बी सीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एनिमल सेल। अब इसने यहाँ पर जनरलाइज्ड वे में एनिमल सेल कहा है, तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स एक्सेप्ट द मेमेलियन आरबीसी, हमारा सेंट्रियोल जो है वो यूजुअली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेंट्रियोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एस्टर फॉर्मेशन में हमने देखा था स्पिंडल फाइबर्स के साथ में एसोसिएट होकर ये डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करने वाला है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एनिमल सेल में आराम से सेंट्रोसोम की फॉर्म में दिख जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर आपके 2 सेंट्रियोल्स होंगे दैट आर गोइंग टू बी अरेंज्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है। उसके बाद में हमने देखा कि प्लांट सेल्स में क्योंकि सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पर हमारे एस्टर का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो यहाँ पर हमारा सेंट्रियोल की जगह पर एक दूसरी बॉडी प्रेजेंट है जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोल रहे हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोल रहे हैं, और ये वही काम करेगा जो कि सेंट्रियोल करते थे। ठीक है, दैट इज गोइंग टू हैव द पर्टिकुलर रोल इन द डिवीजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम जब भी डिवाइड होगा तो एस्टर फॉर्मेशन के बाद में होगा, और उसे फॉर्म करने के लिए जैसे कि एनिमल सेल में कौन प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर हमारा MTOCs यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे प्ले द सेम रोल एज द सेंट्रोसोम इन द एनिमल सेल। आई होप ये सारे पॉइंट्स सबको क्लियर हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन की तरफ, दैट इज द माइटोसिस। ठीक है, तो हमने यूजुअली सेल को डिवीजन को 2 फेजेस में, 2 पार्ट्स में, 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था, एंड दैट वर द माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द माइटोसिस थोड़ा सा जनरलाइज्ड जो है उसका बात कर लेते हैं सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन जो है हमारा माइटोसिस और मियोसिस में डिवाइडेड है, 2 टाइप में डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पर जब भी सेल हमारी ग्रो कर रही है ना, जब भी हमारी सेल ग्रो करती है, कभी अगर आपकी इंजरी हो जाती है उस टाइम पे कोई सेल फॉर्म होगी, ग्रोथ के लिए फॉर्म होगी, डेवलपमेंट के लिए फॉर्म हो रही है, या रिपेयरमेंट के लिए फॉर्म हो रही है, तो वहां पर हमारी सेल के अंदर जो डिवीजन हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी माइटोसिस। और माइटोसिस का एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाली बच्चे 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो सेम रहता है एज अ पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ में हमें डॉटर सेल मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बात की थी, तो हमारा जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, जब वो ग्रोथ कर रहा है, जब डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे सेल की बात करें तो बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है, एक्सेप्ट द वंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग अप ऑफ गैमीट्स, उन सेल्स को छोड़ के अगर मैं बात करूं किसी भी सेल की जो हमारी बॉडी में डिवीजन शो कर रही है, तो वो किस प्रोसेस से डिवाइड करेगी, वो डिवाइड करने वाली है माइटोसिस से। ठीक है, हमेशा माइटोसिस से डिवाइड करेगी। इसके लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं ऐसी सेल्स के लिए, ऐसी सेल्स को हम बोल लेते हैं बेटे सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स जो है वो टर्म यूज की जा रही है अगर, तो आप समझिए इस बात को कि वो कौन सी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो हम उन सारी सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट द वंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मेकिंग अप ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो हमारी जो गैमीट्स बनाने वाली हैं सेल, जो कि हमारे टेस्टिस या ओवरी में लोकेटेड है, उनको छोड़ के जो हमारी बॉडी की सारी सेल्स हैं, जब भी वो डिवीजन करने वाली हैं, तब वो किससे करने वाली हैं, माइटोसिस से करने वाली है। ठीक है, और ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस की सेल्स को, जो हम माइटोसिस शो करती हैं ऐसी सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं माइटोसिस की इन जनरल। ठीक है, तो हमारा जो माइटोसिस होता है बच्चे, ठीक है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअली डिवाइड करेगा। जब भी आप पढ़ोगे मियोसिस में भी हम सेकंड प्रोसेस की तरफ जब जाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिवीजन है वो हो रहा है किसका, न्यूक्लियस का, और हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करके एक्चुअल में क्या बनाने वाला है, 2 न्यूक्लियाई बनाने वाला है, दैट आर गोइंग टू बी मूव टू द 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स। ठीक है, ये हमेशा आपकी लास्ट स्टेज रहने वाली है, सेल डिवीजन कोई सा भी हो आपका। ठीक है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो। मियोसिस में भी हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मियोसिस को 2 आपके पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें सेकंड पार्ट जो है दैट इज सिमिलर टू द माइटोसिस। ठीक है, उसमें वैसे ही डिवीजन हो रहा है जैसे माइटोसिस में हो रहा है, तो एक्चुअल डिवीजन जो है न्यूक्लियस का वो किसके थ्रू होता है, वो माइटोसिस के थ्रू होता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल डिवीजन है वो किसके थ्रू हुआ है, वो माइटोसिस के थ्रू हुआ है। ठीक है, अभी के लिए इसको समझ लेते हैं, फिर हम जब मियोसिस पढ़ेंगे तब हम इसको दोबारा से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, क्यों कह रहे थे ऐसा, क्योंकि जब भी हमारा डिवीजन, फाइनल डिवीजन जब होगा, ठीक है, तो उसमें जो प्रोसेस लास्ट इन्वॉल्व होता है दैट इज गोइंग टू बी माइटोसिस। ठीक है, देखते हैं अभी इसको थोड़ी सी देर में, उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है बच्चे, कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट फेजेस में, दैट आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रोफेज, देन वी हैव मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये कंटिन्यू चल रहा है हमारा सेल डिवीजन, और बहुत छोटे से टाइम पीरियड के ला रहा है। 10% ऑफ द सेल साइकिल में ये आपका पाया जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपको साइटोकाइनेसिस अलग कर दिया जाता है, तो उसमें से छोटा सा पार्ट है हमारा सेल डिवीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा माइटोसिस हो रहा है ये 4 फेजेस से मिलकर बना हुआ है बच्चे। तो इन 4 फेजेस में एक जो है वो लॉन्गेस्ट है, दैट इज गोइंग टू बी प्रोफेज, और उसके बाद में जल्दी जल्दी रेस्ट ऑफ द 3 ऑफ द फेजेस ऑफ द सेल डिवीजन विल अकर इनसाइड द सेल एंड द सेल विल अल्टीमेटली डिवाइड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारी जो स्टेजेस ऑफ
डिवीजन है इन द माइटोसिस, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेल है वो यूजुअली डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डॉटर सेल बने एक सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आपके जो डायग्राम्स है वो कौन कौन से फेजेस ऑफ माइटोसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जल्दी से देख लेंगे। तो हमारा जो सेल है ये यहाँ पर अभी डिवीजन फेज में एंटर नहीं किया है, ठीक है, डिवीजन फेज में एंटर नहीं किया है। तो ये कौन सा स्टेट है, ये इंटरफेज है, ठीक है, ये इंटरफेज है। अभी इंटरफेज जैसे जैसे चलेगा तो हमारा सेल जो है G1 फेज में जाएगा, S फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा और उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहेंगे, डीएनए का सिंथेसिस होगा, सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। एक बार वो इंटरफेज की फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है, G2 फेज में पहुंच जाता है, उसके बाद में उसके अंदर कौन सा फेज आने वाला है, डिवीजन फेज आने वाला है। तो यहाँ पर हम माइटोसिस की बात करते हैं। तो माइटोसिस में होना क्या वाला है, सबसे पहले आएगा हमारा प्रोफेज, ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज है ये, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट फेज में होता क्या है बच्चे, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी और जो सेंट्रियोल हमारे न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है, हमने यूकैरियोटिक सेल देखा था तो सेंट्रोसोम कहाँ लोकेटेड था, न्यूक्लियस के पास में, ठीक है। ऐसे ही दोनों जो सेंट्रियोल थे वो कहाँ लोकेटेड थे, हमारे सेंट्रोसोम के अंदर। तो हमारा सेंट्रोसोम जो है जो कि दो सेंट्रियोल से मिलकर बना है, वो उसके अंदर जो दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है वो प्रोफेज के अंदर अपोजिट एंड्स पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोफेज में बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो इंटरफेज में जेनेटिक मटेरियल था वो हमारे प्रोफेज के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मिलता है हमको, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, उसके अलावा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व होती हुई दिखाई देती है। उसके अलावा हमें सेंट्रोसोम के दो सेंट्रियोल जो हैं वो अपोजिट एंड्स पर मूव करते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। कहाँ पर हम बात करें, प्रोफेज के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास में ये चीजें जो हो रही हैं यहाँ पर, इससे जो मूवमेंट हुआ है सेंट्रियोल का टुवर्ड्स द अपोजिट एंड्स, दिस इज गोइंग टू डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ सेल डिवीजन। याद है जब हमने सेल डिवीजन से पहले जब सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा था तो हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल को देखा था, और फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल में यहाँ पर जब हमने एस्टर फॉर्मेशन की बात की थी तो मैंने आपसे एक चीज कही थी कि यहाँ पर सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन के प्लेन को भी डिसाइड करता है। तो वो कैसे डिसाइड करके जा रहा है बच्चे, यहाँ पर हमारा सेंट्रियोल है, जब वो मूवमेंट स्टार्ट करके अपोजिट एंड पर क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। तो वो जहां पर भी लोकलाइज्ड है उसके ट्रांसवर्सली हमारा डिवीजन होगा, ठीक है। जैसे कि हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो है सेंट्रियोल है अपोजिट एंड्स पर इस तरीके से लोकेटेड है, तो हमारा डिवीजन फेज इस यहाँ पर डिवाइड होगा। तो सेल जो है इस तरीके से इस प्लेन में डिवीजन स्टार्ट करती है, ठीक है। इससे अपोजिट अगर हमारा सेंट्रियोल यहाँ पर लोकलाइज होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारा सेंट्रियोल इस तरीके से लोकलाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डिवीजन होगा वो कहाँ होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेंट्रियोल है वो क्या डिसाइड करके जा रहा है कि हमारा जो डिवीजन है वो किस प्लेन में होने वाला है सेल की, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आपका मूवमेंट जो हुआ सेंट्रियोल का वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, प्रोफेज में स्टार्ट हुआ। हमारे क्रोमोसोम जो है अपीयर कब हुए, हमारे क्रोमोसोम अपीयर हुए प्रोफेज के अंदर। हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व होनी कब स्टार्ट हुई, प्रोफेज के अंदर। तो प्रोफेज को आप आइडेंटिफाई ही इसी चीज से करने वाले हैं कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, ठीक है। प्रोमिनेंट फीचर है हमारे प्रोफेज का, लॉन्गेस्ट ये हमारा होने वाला है, ठीक है। जब हम माइटोसिस की रेस्ट ऑफ द स्टेजेस को देखते हैं तो लॉन्गेस्ट फेज हमारा प्रोफेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। एक बार जब हमारा मेटाफेज स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको मेटाफेज में बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। क्या हुआ है, जो सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट किए थे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, दे हैव रीच्ड द अपोजिट एंड्स ऑफ अ सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मेटाफेज में क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स दिखाई देते हैं बच्चे, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हमारा जो सेल है उसके दो पोलर एंड्स बन चुके हैं, ठीक है, दो एंड्स बन चुके हैं, दोनों सेंट्रियोल ने एक एक एंड जो है वो बना दिया है सेल का, ठीक है। और उससे हमारे इस तरीके से डिवीजन फेज को क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया कि हमारा डिवीजन है वो कौन से आपके प्लेन के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट एंड्स पर प्लेस्ड है। उसके अलावा मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर डायग्राम के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सेंटर है सेल का, वहां पर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेटाफेज जो है इसका एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पर आपकी मेटाफेजियल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हो रहा है, बन रहा है जो स्ट्रक्चर, दैट इज मेटाफेज प्लेट। अच्छा, यहाँ मेटाफेज प्लेट में बना क्या है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, मेटाफेज प्लेट में बना क्या स्ट्रक्चर। तो हमारा जो सेल है, ठीक है, उसके मिड में, मिड रीजन में हम ये देख लेते हैं कि इमेजिनरी एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअल प्लेट नहीं बनी है, इमेजिनरी प्लेट बनी है। और उस इमेजिनरी प्लेट के ऊपर हमारे क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, फैल गए। तो यहाँ पर आपको ऐसा प्लेट जैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि क्रोमोसोम मिड में अरेंज हो गए, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वहां पर एक प्लेट है और प्लेट के ऊपर हमारे क्या रखे हुए, क्रोमोसोम्स रखे हुए। क्या ये एक्चुअल वहां पर कोई प्लेट प्रेजेंट है सेल के मिड रीजन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इन द मिडल रीजन, और ऐसा अपीयर होता है जैसे कि वहां पर एक कोई पर्टिकुलर इमेजिनरी या इनविजिबल हमारी प्लेट रखी हुई है जिसके ऊपर हमारे क्रोमोसोम जो है वो प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को, जिसमें हमारा क्रोमोसोम मिड रीजन ऑफ द सेल में क्या है, अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेट, हम क्या बोल देते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और ये यूनिक फीचर है हमारे मेटाफेज स्टेट का, ठीक है। और किसी आपको स्टेज में ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है। एक तो हमें दिखेगा कि सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट एंड पे पहुंच चुके हैं, हमारे क्रोमोसोम है वो हमारी सेल के मिड में क्या है, अरेंज है, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, वो अरेंज हो चुके हैं,
ठीक है, और दोनों ही साइड से हमारे स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में कहाँ पर अटैच होंगे, हमने बात की थी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बच्चे। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, या इसको हम ऐसे ले लेते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लेते, हम इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल पार्ट जो था वो क्या था, सेंट्रोमियर था, और सेंट्रोमियर के साथ में हमारे पास में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन था जो यहाँ अटैच था। ठीक है, इसका नाम था काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये काइनेटोकोर जो हमारे सेंट्रोमियर के साथ में क्या है, अरेंज है। ठीक है, सेंट्रोमियर के साथ में अटैच्ड है। ठीक है, इन द क्रोमोसोम। इससे हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और इस तरीके से इनके बीच में एक एसोसिएशन बनता है, जहां पर हर सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल यानी कि दोनों सेंट्रियोल से कुछ कुछ स्पिंडल फाइबर हर एक क्रोमोसोम से क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे, जैसे कि यहाँ पे हमको 4 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, तो 4 क्रोमोसोम्स जो हैं उनसे दोनों सेंट्रियोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। ठीक है, यानी कि 4 उस साइड से भी आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द अपर साइड, एंड 4 फ्रॉम द डाउन साइड आल्सो। ठीक है, और दोनों ही हमारे चारों क्रोमोसोम से कहां अटैच हो गए, काइनेटोकोर पर हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि मेटाफेज में क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेंगे। एक तो हमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो पूरा दिखेगा प्रॉपर। ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन दिखता है फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट एंड पे प्लेस्ड है, और स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर की हेल्प से हमारे हर क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं फ्रॉम बोथ द सेंट्रियोल्स। और हमारे क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, मिड में, सेल के मिड में एक मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे, विच इज एन इमेजिनरी प्लेट, एंड इट सीम्स लाइक द प्लेट इज देयर एंड द क्रोमोसोम्स हैव अरेंज्ड देमसेल्फ ओवर दैट। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब एनाफेज आएगा। ठीक है, एनाफेज में क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। अब ये सेपरेशन कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा काइनेटोकोर जो है बच्चे, यहाँ से हमारे दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर जो आ रहे हैं दोनों सेंट्रियोल से, ठीक है, वो अटैच है एक क्रोमोसोम से। इस चीज को ऐसे समझेंगे कि हमारा, सपोज कीजिए ये आपका कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम है और इसका काइनेटोकोर है ये। ठीक है, ये काइनेटोकोर है, तो यहाँ पर जो काइनेटोकोर है इससे दोनों साइड से आने वाले हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों साइड से हमारे स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर से अटैच्ड हैं। अब दोनों ही साइड पे स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, तो उनमें होने वाला है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सेंट्रियोल उसे पुल करेगा अपनी तरफ। ठीक है, सेंट्रियोल पुल करने वाला है विद द हेल्प ऑफ हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक एसोसिएशन बना हुआ है, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस साइड से हमारा जो क्रोमोसोम है मिड में से टूट जाएगा। ठीक है, मिड में से टूट जाएगा। ठीक है, दोनों ही साइड से सेंट्रियोल से क्या था, अटैच था, और यहाँ पर दोनों साइड से उसे पुल किया गया, तो मिड में से हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब हमारा क्रोमोसोम जो है वो कैसा है, यहाँ पर जो 2 क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो वहाँ पर एक ही जीन की तो दूसरी कॉपी है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, ठीक है, इस पोर्शन पे, इस क्रोमैटिड के, तो वही जीन इस क्रोमैटिड के इस पर्टिकुलर सेम साइड पे प्रेजेंट रहेगी, तभी उसे सिस्टर क्रोमैटिड बोला था। तो जीन सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस दोनों ही क्रोमैटिड्स का सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीन्स इस साइड जाएंगी वही जीन्स उस साइड जाएंगी, दोनों की कॉपी दोनों साइड चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे जो 4 क्रोमैटिड्स थे वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और सेम हमारे 4 क्रोमैटिड्स नीचे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो क्रोमोसोम है उसके अंदर सिंगल क्रोमैटिड है। ठीक है, अब जो मूव कर रहा है यहाँ पर वो इस तरीके से ही तो है, सिंगल क्रोमैटिड का ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसे क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे, अब हम इसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, क्रोमैटिड किस केस में बोलेंगे, क्रोमैटिड जब हम बोलेंगे जब 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तब वो क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट है एक दूसरे से, तब हम उसे सिस्टर क्रोमैटिड बोल देते हैं। पर यहाँ पर एक क्रोमैटिड जो है, स्ट्रक्चर तो क्रोमैटिड ही है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक कंप्लीट क्रोमोसोम को। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो बोलेंगे इसको क्या बोलने वाले हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज वन क्रोमैटिड। Okay, the chromosome is going to have one chromatid, but the structure is a complete one chromosome. Okay, it is not one chromatid but one chromosome. यहाँ पर आप बात करेंगे तो 2 chromatids are present in a chromosome. Okay, but the difference over here is that in one chromosome one chromatid is present. ठीक है, डिफरेंस समझ पा रहे हैं दोनों के बीच में। यहाँ पर हमारा डिफरेंस ये आया बच्चे कि हमारा जो क्रोमोसोम था इनिशियली, ठीक है, वहां पर हमारे 2 क्रोमैटिड्स थे। अब क्योंकि डिवीजन हो चुका है बीच में से, तो अब हमारे पास में जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम आया है उसके पास में एक ही क्रोमैटिड है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको ही करेगा, क्रोमोसोम को ही करेगा। उसे आप क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे, उसको आप क्रोमोसोम ही बोलेंगे। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई। तो अब जब हमारा सेपरेशन हो जाता है, जब ये क्रोमोसोम, जब हम टीलोफेज आएगा बच्चे, तो क्या होगा, टीलोफेज में ये जो 4 क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं एक दूसरे से, ये अपोजिट एंड पे पहुंच जाते हैं और वापस हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो सारे चेंजेस हमारे प्रोफेज में आए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई थी, सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रेजेंट थे इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारी जो पोलैरिटी थी वो चली गई है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपीयर हो रही है। अब यहाँ पर हमारा जो है, देखो बच्चे, यहीं से हमारा जो एनाफेज था, यहीं से हमारा जो सेल का साइटोकाइनेसिस होने वाला है, इसके लिए नॉच आ चुकी है। ठीक है, तो सेल जो है वो डिवीजन करने वाला है, और इस तरीके से ये इनवैजिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवैजिनेट होती रहती है। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड एट द एंड रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। और यहाँ पर जो
क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट था जेनेटिक मटेरियल, अब वो आप देखेंगे यहाँ पर वापस क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा एज सून एज द सेल डिवीजन इज कंप्लीट। ठीक है, तो माइटोसिस से रिलेटेड आई होप सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स